हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ खान एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th की एक बहुत ही प्यारी सी कविता, बहुत प्यारा सा चैप्टर है जिसका नाम है द टेल ऑफ मेलन सिटी। और ये चैप्टर लिया गया है स्नैप शॉर्ट्स बुक से और इस चैप्टर को लिखा है विक्रम सेठ ने। और ये एक तरीके से एक कहानी है जिसे कविता के रूप में लिखा गया है। बहुत ही हास्यप्रद, बहुत ही व्यंग्यात्मक शैली में लिखी हुई कविता है। निश्चित रूप से इस कविता को सुनकर पढ़कर आपको काफ़ी मज़ा आएगा। तो चलिए आज इस कविता में सबसे पहले इस पोम की समरी एक्सप्लेनेशन करेंगे, उसके बाद में इस पोम की समरी मैं आपको बताऊंगा और साथ ही साथ इस चैप्टर से रिलेटेड, इस पोम से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। निश्चित रूप से आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। और दोस्तों, मैं आपको सजेस्ट करूँगा जो समरी और जो क्वेश्चन आंसर्स आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, इन्हें आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा पूरा दावा है अगर एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आज के इस वीडियो के बेस पर इजीली आप उनका आंसर कर पाएंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के इस चैप्टर को, इस पोम को, इस एक्सप्लेनेशन को, समरी, क्वेश्चन आंसर, वॉट एवर जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इस पोम की एक्सप्लेनेशन। तो जैसा कि पोम का नाम है द टेल ऑफ मेलन सिटी, यानी एक तरबूज के शहर की कहानी, जिसे लिखा है विक्रम सेठ ने, एक कविता के रूप में लिखा गया है इसे। ठीक है। द फॉलोइंग पोएम इज टेकन फ्रॉम मेपिंग्स विच वॉज पब्लिश्ड इन 1981 एंड इज इंक्लूडेड इन द कलेक्टेड पोएम्स बाय विक्रम सेठ। यानी 1981 में एक मैपिंग नाम की जो बुक थी उस प्रकाशित हुई थी, उस बुक से इस कविता को लिया गया है और इस कविता को विक्रम सेठ की कलेक्टेड पोएम्स में भी शामिल किया गया है। द किंग इन दिस पोम इज जस्ट एंड प्लेसिड। और जैसा कि इस कविता के अंदर बताया गया है कि एक राजा है और वो राजा कैसा है, बड़ा ही जस्टिस, यानी बड़ा ही जस्टिस करने वाला, न्यायप्रिय है और एक शांत मिजाज का राजा है। यानी उस राजा के बारे में बताया गया कि वो बहुत ही न्यायप्रिय और बहुत ही शांत मिजाज का राजा है। डज ही कैरी हिज नोशन ऑफ जस्टिस अ बिट टू फॉर। क्या वो अपने इस विचार को, क्या वो अपनी इस नीति को बहुत आगे तक ले जाता है कि नहीं ले जाता है, वो इस पोम के अंदर हम पढ़ने के बाद में समझेंगे। ठीक है। तो चलिए इस पोम की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। जैसा कि पोम है, इन द सिटी, इन फर्स्ट लाइन, इन शुरू की प्रारंभिक लाइनों में क्या कहता है पोइट, इन द सिटी ऑफ विच आई सिंग देयर वाज ए जस्ट and placid king, the king proclaimed an arch should be constructed that triumphantly would span the major thoroughfare to edify spectators there. यानी इन शुरू की लाइन में पोइट्स कहता है कि एक शहर जिसके बारे में मैं आपको गाकर बता रहा हूँ, एक ज़माना था वहाँ पर जब एक राजा रहा करता था और वो राजा कैसा था, बड़ा ही न्यायप्रिय और बड़ा ही शांत मिजाज का वो राजा था। एक दिन क्या हुआ, राजा ने घोषणा कर दी। क्या घोषणा की? उसने कहा कि जो मेरे शहर का मेजर थरफेयर है, जो आम रास्ता है, वहाँ पर एक बड़ा सा आर्च बनाया जाए ताकि उस आर्च को देखकर आने जाने वाले जो लोग हैं जब उस आर्च को देखेंगे तो वो काफ़ी उससे एडिफाई होंगे, काफ़ी उससे प्रोत्साहित होंगे। एडिफाई मतलब प्रोत्साहित होंगे। तो ऐसा उसके जहन में एक ख्याल आया, तो उसने घोषणा कर दी कि भी एक आर्च बनाया जाए। अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है। अब जैसा कि राजा ने घोषणा कर दी थी कि भी आर्च बनाया जाए, तो आगे क्या होता है, द वर्कमैन वेंट एंड बिल्ड द किंग, दे डिड सो सिंस ही वॉज द किंग। अब मजदूर लोग वहाँ पर गए, उन्होंने उस आर्च को बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि भी राजा का आदेश था और राजा का आदेश सभी के लिए सर्वमान्य होता है। द किंग रोड डाउन द थरफेयर टू एडिफाई स्पेक्टेटर्स देयर। अब जब वो आर्च वहाँ पर बन गया तो राजा अपनी घोड़ी पर सवार होकर उस आमरस्ते पर उसको देखने के लिए गया। लोगों को एडिफाई करने के लिए गया, यानी जो दर्शक वहाँ पर हैं उनको एडिफाई करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए राजा अपने घोड़े पर सवार होकर उस आमरस्ते पर उस आर्च को देखने के लिए जाता है। अब जैसे जब राजा वहाँ पर जाता है, अंडर द आर्च ही लॉस्ट हिज क्राउन, द आर्च वॉज बिल्ट टू लो ऑफ फ्राउन। अब जैसे ही वो उस आर्च के पास में पहुंचता है, उसके नीचे से गुजरता है, तो आर्च जो था, वो मेहराब जो था, वो काफ़ी नीचा बनाया हुआ था। इस कारण उसका जो आर्च है वो उससे टकरा कर नीचे गिर जाता है। अब जैसे वो आर्च नीचे गिरता है, अ फ्राउन अपीयर्ड अपॉन हिज प्लेसिड फेस, द किंग सेड दिस इज अ डिस्ग्रेस। अब जैसे ही वो उसका जो क्राउन नीचे गिरता है तो राजा को बड़ा गुस्सा आता है। शांत चेहरे पर एकदम गुस्से की लकीरें खींच जाती हैं और वो कहता है ये तो मेरा अपमान हो गया है। यानी जब उसका जो ताज नीचे गिरता है तो बड़ा गुस्सा होता है और वो कहता है ये तो मेरा अपमान है। अब आगे वो क्या कहता है, द चीफ ऑफ बिल्डर्स विल बी हैंग्ड, द रोप एंड गैलोज वर मैनेज्ड। अब वो सीधा वहाँ पर घोषणा कर देता है कि भाई जो चीफ ऑफ बिल्डर है उसे बुलाया जाए, उसे फांसी की सज़ा होगी। और जैसा ही वो आदेश करता है तो रोप यानी रस्से और फांसी के तख्तों का इंतजाम वहाँ पर किया जाता है। राजा ने आदेश दे दिया तो निश्चित रूप से अब फांसी तो होनी है, तो चीफ ऑफ बिल्डर्स को वहाँ पर बुलाया जाता है। अब आगे क्या होता है, द चीफ ऑफ बिल्डर्स वॉज लेट आउट। तो चीफ ऑफ बिल्डर्स को वहाँ पर बुलाया जाता है जैसा कि राजा का आदेश था। अब आगे क्या होता है, He passed the king, he gave a shout, O king, it was the workman's fault.
अब वो राजा के पास में जाता है, रोने लगता है जोर जोर से और कहता है, हे राजा, ये तो मेरी गलती नहीं है, ये गलती तो वर्कमैन की है, जो मजदूर लोग थे उनकी गलती है, मेरी कोई भी गलती नहीं है। ओ सेड द किंग एंड कॉल्ड ए होल्ड। और जब राजा उसकी बात सुनता है तो वो भी विचार करता है और फिर उस प्रक्रिया को वो रोक देता है। वो कहता है होल्ड कर देता है उस प्रक्रिया को, टू द प्रोसीडिंग्स, यानी उस प्रक्रिया को, जो फांसी देने की जो प्रक्रिया चल रही थी उसे वो रोक देता है। बीइंग जस्ट एंड प्लेसिडर नाउ ही सेड आई मस्ट, क्योंकि वो एक न्यायप्रिय राजा था, एक शांत मिजाज का राजा था, तो वो कहता है आई मस्ट हैव ऑल द वर्कमैन हैंग्ड इंस्टेड। वो कहता है अच्छा, मुझे इस चीफ ऑफ बिल्डर्स की बजाय जितने भी वो वर्कमैन हैं उन्हें फांसी पे लटकाना है, क्योंकि गलती उनकी है, इस चीफ ऑफ बिल्डर की नहीं है। तो आगे वो क्या कहता है, द वर्कमैन लुक्ड सरप्राइज एंड सैड। अब बेचारे वर्कमैन को बुलाया जाता है, मजदूरों को बुलाया जाता है, काफ़ी आश्चर्यचकित होते हैं वो भी, और वो आकर कहते हैं, ओ किंग यू डोंट रियलाइज द ब्रिक्स वर मेड ऑफ द रॉन्ग साइज। अब वो राजा के पास में कहते हैं, हे राजा, आपको पता नहीं है, जो ईंटें जो थी, जिन ईंटों को मेहराब बनाने में जो ईंटें काम में ली गई थी, उन ईंटों की साइज़ सही नहीं थी, उन ईंटों की साइज़ जो थी वही गलत थी। अब जब ये बात वो राजा को बताते हैं तो राजा आगे क्या कहता है तो राजा कहता है अच्छा ये बात है, तो वो कहता है समन समेशन सेड द किंग। तो कहता है इसका मतलब मिस्त्री की गलती है, मिस्त्री को बुलाओ। द मेशंस स्टूड देयर क्यूरिंग, इट वाज द आर्किटेक्ट दे सेड। अब मेशन को बुलाया जाता है, वो भी बेचारा कांपता हुआ वहाँ पर आता है और वो कहता है साहब मेरी कोई गलती नहीं है, ये गलती तो आर्किटेक्ट की है। दे सेड द आर्किटेक्ट वाज समन्ड। अब जब वो मिस्त्री कहता है कि साहब मेरी गलती नहीं है, गलती तो आर्किटेक्ट की है, तो फिर आर्किटेक्ट को बुलाया जाता है वहाँ पर। वेल आर्किटेक्ट सेड हिज मैजेस्टी, आई डू ऑर्डर दैट यू शैल बी। अब बेचारे आर्किटेक्ट को जब बुलाया जाता है तो राजा उसे कहता है आई डू ऑर्डर दैट यू शैल बी, यानी मैं आदेश देता हूँ, यू शैल बी हैंग, तुम्हें फांसी पर लटकाया जाएगा। शैड द आर्किटेक्ट। अब आर्किटेक्ट क्या कहता है इसके जवाब में? आर्किटेक्ट कहता है ओ किंग यू हैव फॉरगॉटन वन स्मॉल थिंग। वो कहता है हे राजा, मेरी कोई गलती नहीं है, आप एक बात भूल रहे हैं, एक छोटी सी बात आप भूल रहे हैं। यू मेड सर्टेन अमेंडमेंट्स टू द प्लान्स व्हेन आई शोड देम टू यू। वो कहता है कि आप कुछ प्लान, यानी जो है वो आर्किटेक्ट है वो राजा को कहता है यू, देख लेते हैं, यू हैव फॉरगेटन वन स्मॉल थिंग, यू मेड सर्टेन अमेंडमेंट्स टू द प्लान्स व्हेन आई शोड देम टू यू। वो कहता है कि आप छोटी सी चीज़ भूल रहे हैं, आपने कुछ सुधार किए थे उस प्लान में। जो प्लान जब मैंने आपको दिखाया था, जब मैं आर्च बना रहा था, उससे पहले जो प्लान मैं आपके सामने लेकर आया था, मैंने जब वो प्लान आपको दिखाया था तो आपने उसमें कुछ सुधार कर दिए थे। द किंग हर्ड दिस, द किंग सो रैड। अब जब राजा ने ये बात सुनी तो राजा का चेहरा एकदम लाल हो गया। इनफैक्ट ही नियरली लॉस्ट हिज हेड, और वो अपना आपा खो गया, यानी एक तरह से गुस्से में आ गया। बट बीइंग अ जस्ट एंड प्लेसिड किंग, लेकिन वो एक न्यायप्रिय और एक शांत मिजाज का राजा था, तो शांत मिजाज के राजा और एक न्यायप्रिय राजा होने के कारण उसने क्या किया, उसने कहा ही सैड दिस इज ए ट्रिकी थिंग, ये तो मामला बड़ा पेचीदा हो गया है। आई नीड सम काउंसिल, मुझे कुछ ना कुछ सलाह की जरूरत है, यानी मुझे किसी से सलाह लेनी पड़ेगी। ब्रिंग टू मी द वाइजेस्ट मैन इन दिस कंट्री, इस शहर में जो भी सबसे बुद्धिमान आदमी है उसे मेरे पास लेकर आया जाए। द वाइजेस्ट मैन वॉज फाउंड एंड ब्राउट। अब वाइजेस्ट मैन यानी शहर में बुद्धिमान आदमी को ढूंढा गया, फिर उसे लाया गया। न्याय कैरी टू द रॉयल कोर्ट, और उसे शाही दरबार के अंदर एक तरह से पेश किया गया। He could not walk and could not see. अब बेचारा वो इतना बूढ़ा था कि ना तो वो चल सकता था ना वो देख सकता था। So old was he. So old and therefore was he. बहुत बूढ़ा था, यानी इतना बूढ़ा था वो ना तो चल सकता था ना देख सकता था। उस बेचारे बूढ़े आदमी को वहाँ पर शाही दरबार के अंदर, रॉयल कोर्ट के अंदर पेश किया जाता है। बट इन अ क्योरिंग वॉइस ही सेड द कल्प्रिट मस्ट बी पनिश्ड। लेकिन एक कांपती हुई आवाज़ में वो कहता है कि मैं निश्चित रूप से दोषी को सजा दी जानी चाहिए, यानी जो दोषी है उसे निश्चित रूप से सजा मिलनी चाहिए। और आगे वो क्या कहते हैं, ट्रूली द आर्च इट वॉज दैट पेंग्ड। आगे वो कहता है ट्रूली द आर्च इट वॉज बैंक्ड द क्राउन ऑफ एंड इट मस्ट बी हैंग्ड। और वो कहता है निश्चित रूप से जो आर्च है, ये जो मेहराब है, ये मेहराब ही है जिसने राजा की ताज को, राजा के मुकुट को नीचे गिराया है। निश्चित रूप से इसे फांसी पर लटकाया जाना चाहिए। यानी जो वाइज मैन था, जो बुद्धिमान आदमी था, वो आर्च को दोषी ठहराता है। To the scaffold the arch was laid when suddenly a counselor said। अब आखिरकार उसका निर्णय माना जाता है और फिर फांसी के तख्ते पर, यानी इसको स्कैफोल्ड का मतलब भी होता है फांसी का जो तख्ता था, उस पर जब आर्च को लेकर आया जाता है, उस मेहराब को लेकर आया जाता है फांसी पर लटकाने के लिए, तभी अचानक एक काउंसलर वहाँ पर खड़ा होता है और वो कहता है हाउ कैन वी हैंग सो शैमफुली। हम इतनी शर्मनाक हरकत कैसे कर सकते हैं, यानी इस आर्च को इतने शर्मनाक तरीके से कैसे फांसी पर लटका सकते हैं। वो टस्ट योर हेड योर मजेस्टी,
यानी जिसने आपके सर को छुआ, जिसने आपके ताज को छुआ, उसे हम इतनी शर्मनाक तरीके से कैसे फांसी पर लटका सकते हैं। वो काउंसलर जो है वो राजा को ये बात कहता है। अब जब राजा ये बात सुनता है तो वो कहता है ट्रू म्यूज द किंग। राजा इस बात पर विचार करता है और वो कहता है बाय नाउ द क्राउड रेस्टलेस वॉज मटरिंग अलाउड। अब वो उस पर विचार करने लगता है। जब वो राजा को कहता है कि भाई जिस मेहराब ने आपके ताज को छुआ उसे हम फांसी पे कैसे लटका सकते हैं, तो जैसे ही राजा जब ये बात सुनता है तो वो उस पर विचार करने लगता है। लेकिन तब तक क्या होता है, बाय नाउ द क्राउड रेस्टलेस, यानी जो भीड़ वहाँ पर थी इकट्ठी वो एकदम बेचैन हो जाती है और मटरिंग अलाउड, और जोर जोर से आपस में वो बातें कर रही होती है। द किंग परसीव्ड देयर मूड एंड ट्रेम्बल्ड। अब राजा जो था वो उनकी मूड को पहचान गया था, भांप गया था। राजा भी कांप रहा था, राजा भी घबरा रहा था कि कहीं ये लोग मेरा विद्रोह ना कर दें। एंड सेड टू ऑल हु वर असेंबल्ड, और आखिरकार राजा ने उन्हें कहा, जितने भी लोग वहां पर इकट्ठे थे उन्हें कहा, क्या कहता है राजा, बड़ा ही मूर्खतापूर्ण डिसीजन लेता है वो। क्या कहता है, लेट्स पोस्टपोन कंसिडरेशन ऑफ फाइनल पॉइंट्स लाइक गिल्ट। वो उन सभी लोगों को कहता है कि चलो ये जो दोषी कौन है इस मामले को तो छोड़ते हैं, यानी इस मामले पे विचार करना छोड़ते हैं। नेशन वांट्स अ हैंगिंग। फिर राष्ट्र की डिमांड क्या है, राष्ट्र की डिमांड है किसी ना किसी को फांसी होनी चाहिए, तो हैंग्ड मस्ट बी समवन, तो निश्चित रूप से समवन मस्ट बी हैंग, किसी ना किसी को फांसी पर लटकाया जाना। हमारा मेन जो पर्पज है वो ना किसी को फांसी पर लटकाया जाना है। दोषी कौन है ये चीज़ मायने नहीं रखती। तो वो आगे कहता है कि ठीक है अभी हैंग मस्ट बी समवन, जरूर किसी ना किसी को फांसी पर लटकाया जाएगा। अब आगे वो क्या डिसीजन लेता है, अब इसके लिए वही फांसी पे हमें लटकाना है किसी को, तो इसके लिए क्या किया जाता है, द नोज वॉज सेट अप समवॉट हाई। अब एक फांसी का फंदा जो है उसे स्थापित किया जाता है, थोड़ा ऊंचाई पर उसे स्थापित किया जाता है। ईच मैन वॉज मेजर्ड बाय एंड बाय, और सभी आदमी जितने भी वहाँ पर इकट्ठे थे एक एक आदमी को वहाँ पर उस तख्ते के ऊपर लाया जाता है और उस फंदे से उसे नापा जाता है कि भाई कौन आदमी उस फंदे के ऊपर एकदम सेट बैठता है। बट ओनली वन मैन वॉज सो टोल ही फिटेड, लेकिन सभी आदमी आते हैं लेकिन उस फंदे पर कोई भी सेट फिट नहीं होता उस फंदे के लिए, सिर्फ सिवाय छोड़कर एक आदमी को। अब वो एक आदमी कौन था, वन मैन दैट वॉज ऑल, यानी बहुत सारे आदमी, सभी आदमी को वहाँ पर लेकर आया जाता है लेकिन कोई आदमी उस फंदे पर फिट नहीं बैठता छोड़कर एक आदमी को। और वो आदमी कौन था, ही वॉज द किंग, वो था वहाँ का राजा, यानी खुद राजा ही वो आदमी था जो उस फंदे पर एकदम फिट बैठता है। His Majesty was therefore hanged by, और जैसा कि अब निर्णय था, जैसा कि उसने डिसीजन लिया था, तो उस निर्णय के मुताबिक राजा को क्या है, फांसी पर लटका दिया जाता है। अब आगे वहाँ पर जितने भी मंत्री लोग थे वो क्या करते हैं, थैंक गुडनेस वी फाउंड समवन, वो भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं, ये भगवान आपका शुक्रिया है कि हमें कोई ना कोई तो मिला। सेड द मिनिस्टर, मंत्रियों ने ये बात वहाँ पर बैठ खड़े होकर कही। फॉर इफ इंस्टेड वी हैड नॉट द अनरूली टाउन माइट वेल हैव टर्न अगेंस्ट द क्राउन, अगर ऐसा नहीं होता तो ये पूरा जितने भी लोग हैं सब क्या होते, विरोध कर देते, विद्रोह कर देते, विद्रोह की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो जाती। अच्छा हुआ, भगवान का शुक्र है हमें कोई ना कोई ऐसा मिला जिसे हम फांसी पर लटका सके। ठीक है, तो इस तरीके से वो बातें वहाँ पर करते हैं। अब आगे क्या होता है, और जब राजा को फांसी पर लटकाया गया तो वो जो से नारे लगाते हैं, लॉन्ग लीव द किंग इज डेड, लॉन्ग लीव द किंग, द मिनिस्टर सेड। अब यानी वो कहते हैं राजा अमर रहे, राजा अमर रहे, मंत्री नारा भी लगाते हैं लॉन्ग लीव द किंग इज डेड। हालांकि राजा मर चुका है लेकिन फिर भी वो राजा के अमर रहने के नारे लगाते हैं, तो थोड़ा सा व्यंग्यात्मक रूप में यहाँ पर लिखा गया है। दे पॉन्डर्ड द डायलेमा, अब बाद में वो राजा मर जाता है तो वो विचार करते हैं इस बात पर, दुविधा में विचार करते हैं। देन बीइंग प्रैक्टिकल माइंडेड में, यानी एक व्यवहारिक और एक बुद्धिजीवी होने के नाते वो इस बात पर विचार करते हैं कि भाई अगला हमारा अब राजा कौन होगा, भाई राजा तो मर चुका है, अब अगला हमारा राजा कौन होगा। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, सेंट आउट द हेराल्ड्स टू प्रोक्लेम, यानी दूत, यानी मैसेंजर, हेराल्ड का मतलब होता है दूत या मैसेंजर्स, उसको घोषणा करने के लिए भी साम्राज्य में भेज देते हैं कि आप शहर में जाइए और घोषणा कर दीजिए। क्या कर दीजिए, इन हिज फॉर्मर मैजेस्टी नेम, यानी पूर्व राजा के नाम पर एक घोषणा कर दीजिए। द नेक्स्ट टू पास द सिटी गेट विल चूज द रूलर ऑफ अवर स्टेट, और घोषणा क्या करनी है कि शहर का जो मुख्य गेट है उस गेट से जो भी आदमी गुजरेगा, अगला जो भी आदमी उस शहर के मुख्य गेट से गुजरेगा वही हमारे स्टेट का राजा चुनेगा, यानी ये घोषणा कर दी जाती है। एज इज आवर सिस्टम दिस विल बी एनफोर्स्ड विद ड्यू सेरेमनी, और जैसा कि हमारे यहाँ पर रीति है, रिवाज है, उसकी इस राय को, यानी जिसको भी वो बताएगा, जो भी आदमी उस शहर के गेट से गुजरेगा और जो भी वो बताएगा, जिसका भी वो नाम बताएगा, उसके उस निर्णय को बड़े उत्साह के साथ लागू किया जाएगा। अब आगे क्या होता है, अब संयोगवश जब ये घोषणा हो गई तो अ मैन पास्ड बाय द सिटी गेट, एक आदमी जो है उस शहर के गेट से, मुख्य शहर के जो दरवाजे से गुजरता है, एन इडियट, लेकिन संयोग की बात थी वो एक मूर्ख व्यक्ति था। द गार्ड्स क्राइड वेट, अब गार्ड ने उनको रोका, जैसा कि नियम था, रूल यही था, वहाँ का रीति रिवाज यही था। तो गार्ड्स ने उस आदमी को रोका। हु इज टू बी द किंग डिसाइड, और उससे कहा कि बताओ राजा कौन होगा, आप ही को डिसाइड करना है। अमेलन द इडियट रिप्लाइड, और जैसा कि उस मूर्ख आदमी को पूछा कि वे राजा कौन होगा, तो उसने क्या जवाब दिया, अमेलन।
यानी एक तरबूज को राजा बना दो उसकी तरफ से, उसने ये जवाब दिया। दिस वॉज हिज स्टैंडर्ड आंसर टू ऑल क्वेश्चन। लेकिन कमाल की बात ये थी कि ये वो इतना मूर्ख था कि वो हर उसका ये स्टैंडर्ड आंसर था, यानी उससे कुछ भी पूछा जाए वो एक ही जवाब देता था, मेलन। अब संयोगवश वो व्यक्ति वहाँ से गुजरा, गार्ड्स ने उसे वहाँ पर रोका और उसे पूछा कि वे राजा कौन बनेगा। तो जैसा कि वो हर प्रश्न का एक ही जवाब देता था, उसने कहा अ मेलन। यू आर नाउ अवर किंग, द मिनिस्टर सेड। अब जैसा कि उसने कह दिया कि वे मेलन बनेगा, तो अब वो मंत्री जो हैं वो एक मेलन को लेकर आते हैं और उसे कहते हैं कि आज से तुम ही हमारे राजा हो। क्राउनिंग अ मेलन, यानी मेलन को एक ताज पहनाते हुए वो घोषणा कर देते हैं कि आज से हमारा राजा कौन है, मेलन ही हमारा राजा है। देन दे लेड कैरिड द मेलन टू द थ्रोन एंड रिवरेंटली सेट इट डाउन। फिर वो उस मेलन को उस तरबूज को सिंहासन पर बड़े सम्मान के साथ स्थापित कर देते हैं। अब आगे क्या होता है? दिस हैपेंड ईयर्स एंड ईयर्स एगो व्हेन नाउ यू आस्क द पीपल सो। अब ये घटना जो है बहुत सालों पहले हुई थी। व्हेन नाउ यू आस्क द पीपल। अब अगर आप लोगों से पूछोगे भाई ऐसा कैसे हुआ कि आपके शहर आपका जो राजा है वो एक तरबूज है, ऐसा कैसे हुआ, तो वो क्या कहेंगे? योर किंग अपीयर्स टू बी मेलन। यानी जब आप उनसे पूछोगे कि आपका राजा है वो एक तरबूज की तरह लगता है, ऐसे कैसे हुआ, ये ऐसा कैसे हुआ, अगर आप उनसे पूछेंगे हाउ डिड दिस हैपन, ऐसा कैसे हुआ, दिस वो क्या कहेंगे? वेल ऑन अकाउंट ऑफ कस्टमरी चॉइस इफ हिज मैजेस्टी रिजॉइस। भाई अगर हमारी परंपरा ऐसी थी और अगर हमारे राजा की पसंद ही है एक मेलन होना, एक तरबूज होना, हमारा राजा पसंद करता है, तो हमें इस बात से कोई भी ऐतराज नहीं है। उनका यही जवाब आपको सुनने को मिलेगा। दैट्स ओके विद अस, यानी हमारे लिए ठीक है, हमारा राजा अगर एक मेलन बनना चाहता है, एक मेलन के रूप में रहना चाहता है, तो वो चीज़ हमारे लिए ठीक है। फॉर हु आर वी टू से वॉट ही शुड बी एज लॉन्ग एज ही लीव्स अस इन पीस एंड लिबर्टी। और हम आखिर कहने वाले होते भी कौन है, क्योंकि जब हमें शांति के साथ स्वतंत्रता के साथ रहने दिया जा रहा है, हमारी शांति और स्वतंत्रता में किसी का भी कोई हस्तक्षेप नहीं है, तो हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम हमारे राजा को यहाँ से बदले। आगे क्या होता है? और फिर लास्ट में कहते हैं यानी द प्रिंसिपल ऑफ लेस फेयर सीम्स टू बी वेल एस्टेब्लिश्ड देयर। यानी यहाँ पर जो सिद्धांत है वो हस्तक्षेप की नीति का सिद्धांत है, यानी कोई किसी के मामले में हस्तक्षेप नहीं करता है, जो हो रहा है उसे होने दो, कोई भी आदमी उसमें किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करता। यानी अहस्तक्षेप की जो सिद्धांत है यहाँ पर एक अच्छी तरीके से स्थापित है और उसका अनुपालन लोगों के द्वारा यहाँ पर किया जाता है। तो ये एक पोएम थी जिसे एक स्टोरी थी, कहानी थी जिसे कविता के रूप में लिखा गया है। तो बड़ी हास्यास्पद है और व्यंग्यात्मक शैली में इसे लिखा गया है। तो ये थी इसकी एक्सप्लेनेशन, जिसे मैंने काफ़ी आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया है। अब देख लेते हैं इस पोम की समरी, जो कि आपको अपनी नोटबुक में नोट भी करनी है और इसे अच्छी तरीके से याद भी करना है। तो समरी, जैसा कि पोम की समरी क्या है, नाम तो है द टेल ऑफ मेलन सिटी, यानी तरबूज के शहर की कहानी। तो इट इज़ अ पोएम टेकन आउट ऑफ अ बुक मैपिंग्स, यानी मैपिंग बुक से लिया गया है, रिटन बाय विक्रम सेठ, जिसे किसने लिखा था? विक्रम सेठ ने लिखा था। द पोएम इज फुल ऑफ ह्यूमर एंड आयरनी, और ये कविता जो है एक हास्य से, व्यंग्य से भरी हुई है। इट इज़ द स्टोरी ऑफ ए किंगडम, ये कहानी एक साम्राज्य की है, वेयर एवरीवन इंक्लूडिंग द किंग वॉज फुलिश, जहाँ पर सभी मूर्ख थे, राजा भी मूर्ख था, वहाँ की प्रजा भी मूर्ख थी। जैसा कि अभी हमने पोएम में जब एक्सप्लेन किया, पोएम को मैंने एक्सप्लेनेशन बताई, तो उसमें मैंने आपको बताया है। One day he ordered that an arch should be built on the main road of the town as it would enhance the victory and glory of the kingdom. एक दिन क्या होता है कि राजा आदेश देता है कि उनके जो शहर का जो मेन रोड है, मेन चौराहा है, थ्रोफेयर है, मेजर थ्रोफेयर है, उस पर एक बड़ा सा आर्च बनाया जाए। और उस आर्च को बनाने से क्या होगा? ये हमारी विक्ट्री को, हमारे वैभव को, साम्राज्य की वैभव को क्या करेगा? एनहांस, बढ़ाएगा। ऐसा अगर हम एक आर्च बनाते हैं बड़ा सा, तो ये हमारे साम्राज्य के वैभव को, विजय की गाथा का बखान करेगा, हमारे वैभव को बढ़ाएगा। बट द आर्किटेक्ट बिल्ट इट वेरी लो, लेकिन जो आर्किटेक्ट था उसने उस मेहराब को काफ़ी थोड़ा नीचा बना दिया। When the king rode under it, अब जब राजा वहाँ से गुजरा, his crown struck against it and fell down, तो उसका जो ताज था राजा का, जब उसके नीचे से गुजरा राजा, तो उसका ताज उस आर्च से टकराया और वो नीचे गिर गया। He considered it a disgrace, और उसने एक तरह से इसे अपना अपमान समझा, and ordered the builder to be hanged, और उसने आदेश दिया कि जो बिल्डर है, जो चीफ ऑफ बिल्डर है, उसे फांसी पर लटकाया जाए। अब जैसा राजा ने आदेश दिया, तो रोप एंड गैलोज वर अरेंज, बट द बिल्डर पुट द ब्लेम ऑन द वर्कमैन। अब रस्सों का, फांसी के तख्ते का बंदोबस्त किया गया, लेकिन जब बिल्डर को बुलाया गया तो उसने अपना ब्लेम किस पे थोपा? उसने कहा कि भाई गलती मेरी नहीं है, गलती तो वर्कमैन की है, मजदूरों की है। अब आगे क्या होता है वो देख लेते हैं। तो उसने कहा भी गलती मेरी नहीं, गलती तो किसकी है? वर्कमैन की है। दे इन टर्न ब्लेम द मेसन हु सेड दैट इट वाज द फॉल्ट ऑफ द आर्किटेक्ट। बाद में मिस्त्री पर ब्लेम लगाया जाता है, वर्कमैन जो है वो मिस्त्री पर ब्लेम लगा देते हैं, और वो कहता है कि साहब
हु सेड दैट इट वाज द फॉल्ट ऑफ आर्किटेक्ट, और वो कहता है कि साहब मेरी गलती नहीं, गलती तो आर्किटेक्ट की है। और लास्ट में आर्किटेक्ट फाइनली ब्लेम द किंग, और लास्ट में आर्किटेक्ट जो होता है वो आखिरकार किसको दोषी ठहराता है, वो राजा को दोषी ठहराता है, क्योंकि वो राजा को कहता है कि साहब मैं आपके सामने वो प्लान लेकर आया था लेकिन आपने उसमें कुछ अमेंडमेंट कर दिए थे और उन अमेंडमेंट्स के चलते ही ये गलती हुई है। अब जब राजा को वो ब्लेम करता है तो द किंग ग्रू एंग्री, राजा क्रोधित हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। व्हेन ही हियर दैट बट एज ही वॉज जस्ट एंड प्लेसी, जब वो ये बात सुनता है, भी आर्किटेक्ट की बात सुनता है, तो वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो काफ़ी न्यायप्रिय और शांत मिजाज का राजा था, तो वो कहता है ही सीम टू कंसल्ट द वाइज पर्सन, तो वो कहता है चलो मुझे इसके लिए एक बुद्धिमान व्यक्ति से सलाह लेनी चाहिए, उसे कंसल्ट करना चाहिए। द वाइजेस्ट मैन सेड दैट द आर्च वॉज द रियल कल्प्रिट एंड इट शुड बी हैंग्ड। अब जो उस बूढ़े आदमी को, उस बुद्धिमान आदमी को बुलाया जाता है, तो वो क्या कहता है, भी आर्च जो है, जो मेहराब जो है, वही वास्तविक दोषी है और इसे ही फांसी पर लटकाया जाना चाहिए। यानी वो किसे दोषी ठहराता है, आर्च को दोषी ठहराता है। अब व्हेन द प्रिपरेशन वर मेड, और जब पूरी तैयारियां कर ली जाती है, अ काउंसलर सेड दैट द आर्च हैड टच्ड द किंग्स हेड, तो वो जो काउंसलर, एक सलाहकार वहाँ था, वो उनकी सभा में से वही कहता है कि साहब जिस आर्च ने राजा के सर को छुआ हो उसे हम फांसी नहीं दे सकते, ये तो हमारा एक तरह से अपमान होगा। इट वुड बी अ सेम टू पनिश इट, यानी उसे सजा देना तो एक बिल्कुल बहुत ही शर्मनाक कृत्य है, बहुत ही शर्मनाक काम है। एवरीवन एग्री टू इट, और सभी उसकी इस बात से सहमत भी हुए। मीनवाइल द क्राउड ग्रू रेस्टलेस एंड द किंग प्रॉमिस दैट समवन वुड श्योरली बी हैंग्ड, और जब ये प्रक्रिया चल रही थी तो पूरी जो भीड़ थी वहाँ पर जितनी भी इकट्ठी थी वो काफ़ी बेचैन हो गई, हो हुल्लड़ करने लगे वो। तो राजा ने उनसे वादा किया कि निश्चित रूप से आज किसी न किसी को फांसी तो पक्की दी जाएगी। सो द न्यूज़ वॉज सेटअप, और फिर फांसी का फंदा स्थापित किया जाता है, सेट किया जाता है। नो वन एक्सेप्ट द किंग कुड रीच इट, लेकिन उस फांसी के फंदे तक यानी सभी को वहाँ पर खड़ा होकर नापा जाता है कि कौन सा आदमी उस फंदे पर फिट बैठेगा, और जो फिट बैठेगा उसे हम फांसी दे देंगे। लेकिन एक्चुअली होता क्या है, वहाँ पर कोई भी आदमी, राजा के अलावा कोई भी आदमी उस फंदे तक नहीं पहुँच पाता। देयरफॉर द किंग ऑर्डर्ड हिज हैंगिंग एंड ही वॉज फाइनली एग्जीक्यूटेड, और आखिरकार राजा अपनी ही बातों में फंस जाता है और राजा को खुद को ही फांसी लेनी पड़ती है, और फाइनली उसको क्या करते हैं, फांसी पर लटका दिया जाता है। एवरीवन सैड लॉन्ग लिव द किंग, और सभी राजा अमर रहे के नारे लगाते हैं। तो इस तरीके से इस पोम का जो है एंड होता है। फिर आगे क्या होता है, नेक्स्ट मॉर्निंग द मिनिस्टर्स थॉट, अगले दिन जो मंत्री थे वो सोचते हैं अबाउट देयर नेक्स्ट किंग, यानी अपने अगले राजा के बारे में सोचते हैं कि भाई राजा तो मर गया, अब हमारा अगला राजा कौन होगा। तो इट वॉज द कस्टम दैट द पर्सन नेक्स्ट टू पास द मेन गेट वुड चूज द रूलर ऑफ द स्टेट। अब वहाँ पर क्या थी, एक रिवाज था वहाँ पर, वो क्या था देख लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग द मिनिस्टर थॉट अबाउट देयर नेक्स्ट किंग, अगले दिन जब मंत्री जो है विचार करते हैं कि हमारा अगला राजा कौन होगा, तो इट वॉज ए कस्टम दैट द पर्सन नेक्स्ट टू पास द मेन गेट वुड चूज द रूलर ऑफ द किंगडम। वहाँ पर एक रिवाज था कि जो भी व्यक्ति जो है मेन गेट से पहले, सबसे पहले जो भी व्यक्ति मेन गेट से गुजरेगा वही जो है उस साम्राज्य का, उस स्टेट के राजा को चुनेगा। अब क्या होता है, एंड इडिट पास बाय द गेट, अब संयोगवश वहाँ से एक मूर्ख व्यक्ति जो है उस गेट से गुजरता है, और ही सेड, और वो क्या कहता है, ही जब उससे पूछा जाता है तो वो कहता है ही सेड दैट ए मेलन शुड बी द नेक्स्ट किंग, और जब उससे पूछा जाता है तो वो अपना जवाब देता है कि मेलन को है, एक तरबूज को राजा होना चाहिए। यानी वो अपनी तरफ से, क्योंकि एक मूर्ख था और उसे कोई भी प्रश्न पूछा जाता था तो वो एक ही जवाब देता था, मेलन, हर प्रश्न का उसका एक ही जवाब था, मेलन। अब संयोगवश जब वो वहाँ से गुजरता है और उससे पूछा जाता है कि भी कौन हु शुड बी द किंग, राजा कौन होना चाहिए, तो वो जवाब देता है कि अमेलन, तो उसके कहे अनुसार एक तरबूज को है राजा बना दिया जाता है। इन द एंड अमेलन वॉज क्राउन्ड टू बी द किंग ऑफ दैट सिटी, और आखिरकार उस शहर के राजा के रूप में एक मेलन को वहाँ पर स्थापित कर दिया जाता है। तो ये समरी थी, और सभी चीज़ें मैंने इस समरी के अंदर इंक्लूड कर दी हैं, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस समरी को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। अब इस पोएम से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको जरूर याद करने हैं और अपनी नोटबुक में नोट भी करने हैं। देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये रहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो है, व्हाई डिड द किंग प्रोक्लेम एन आर्च टू बी कंस्ट्रक्टेड, यानी राजा एक आर्च बनाए जाने की घोषणा क्यों करता है। तो आंसर हो जाएगा, द आर्च वुड बी अ सिंबल ऑफ हिज ट्रायम्फ अ शॉर्ट ऑफ विक्ट्री मोन्यूमेंट, यानी आर्च उसकी जीत का एक प्रतीक होगा, एक तरह से विजय स्तंभ होगा वो। इट वॉज मेड सो ग्रांड टू एडिफाई स्पेक्टेटर्स माइंड देयर, और इसे इतना बड़ा बनाया जाएगा कि वहाँ के आने जाने वाले लोगों को, स्पेक्टेटर्स को वो क्या करेगा, प्रोत्साहित करेगा, एडिफाई करेगा, मोटिवेट करेगा। तो इस कारण वो घोषणा करता है एक आर्च बनाए जाने की। अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डिड द वाइजेस्ट मैन काउंसल, यानी वाइजेस्ट जो बुद्धिमान व्यक्ति था उसने क्या सलाह दी। तो इसका आंसर हो जाएगा, द ओल्डेस्ट एंड वाइजेस्ट मैन काउंसल्ड इन ए ट्रेम्बलिंग वे दैट द कल्प्रिट मस्ट बी पनिश्ड,
यानी जब उस बुद्धिमान उस बूढ़े आदमी को रॉयल कोर्ट में लेकर आया जाता है तो वो कहता है कि भाई कल्प्रिट जो दोषी है उसे निश्चित रूप से सजा दी जानी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट ट्रूली इट वॉज द आर्च दैट बैंड द क्राउन ऑफ। और इसके लिए दोषी किसे ठहराता है? वो आर्च को ही दोषी ठहराता है। वो कहता है कि निश्चित रूप से जो आर्च है, जो मेहराब है, वही, क्योंकि उसी ने राजा के ताज को नीचे गिराया है, तो उसे ही फांसी की सजा दी जानी चाहिए। हैंस इट मस्ट बी हैंग, यानी उसे ही फांसी पर लटकाया जाना चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब वाइजेस्ट मैन किसको दोषी ठहराता है? आर्च को। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है वाई कुडंट द आर्च बी हैंग्ड, लेकिन उस आर्च को फांसी के तख्ते पर क्यों नहीं लटकाया जा सका? तो इसका आंसर हो जाएगा अ काउंसलर आर्ग्यूड हाउ अ थिंग दैट टच द रॉयल हेड कुड बी हैंग्ड। यानी जब उसे फांसी पर लटकाने की पूरी तैयारियां हो गई थी, तभी एक काउंसलर वहां पर खड़ा होता है और वो कहता है कि ये कैसे संभव है, जिसने राजा के ताज को छुआ हो, जिसने राजा के सर को छुआ हो, उसे हम कैसे फांसी दे सकते हैं? ये तो बहुत ही शर्मनाक हरकत होगी। तो जब वो ये बात कहता है तो सभी लोग उसकी बात से सहमत होते हैं। द किंग रेडिली एग्रीड नॉट टू डू सच अ थिंग, और राजा भी उसकी बात से सहमत होता है, और वो सहमत होता है, और वो इस बात से सहमत होता है कि हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है व्हाट वाज द प्रोसीजर दैट वॉज फॉलोड टू चूज द न्यू किंग, यानी नए राजा चुनने की वहां पर क्या प्रक्रिया थी? तो आंसर हो जाएगा द हेराल्ड वर सेंट टू प्रोक्लेम दैट द न्यू किंग वुड बी चूजन। अब हेराल्ड यानी दूत जो थे उसे भेजा गया घोषणा करने के लिए कि भी अब नए राजा का चुनाव होगा। एनीवन हु फर्स्ट पास द सिटी गेट वुड चूज द नेक्स्ट किंग, और जो भी व्यक्ति सिटी गेट से सबसे पहले गुजरेगा वही राजा चुनेगा। एन इडियट पास थ्रू द गेट, और जैसा कि निर्णय लिया गया था, तो एक मूर्ख आदमी उस गेट के पास से गुजरता है। द गार्ड्स स्टॉप्ड हिम, गार्ड जो थे वो उसे रोकते हैं। ही वॉज प्रेस्ड टू चूज द न्यू किंग, और उस पर दबाव दिया जाता है कि बताओ नया राजा कौन होगा। द इडियट आंसर्ड मेलन, और वो जो मूर्ख आदमी था वो जवाब देता है मेलन। हिज चॉइस वॉज अनएनिमसली एक्सेप्टेड, और उसकी इस चॉइस को, उसके इस विचार को, उसके इस आंसर को सर्वसम्मति से एक्सेप्ट किया जाता है, स्वीकार किया जाता है, और इस तरीके से अ मेलन वॉज क्राउन्ड एज द नेक्स्ट किंग ऑफ द स्टेट, और इस तरीके से एक तरबूज को नए राजा के रूप में उस शहर के नए राजा के रूप में चुन लिया जाता है। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस चैप्टर का, वो है डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ द किंग, यानी उस किंग का चरित्र चित्रण कीजिए। तो आंसर हो जाएगा द किंग वॉज विम्सिकल एंड मूडी, यानी जो राजा था वो बड़ा सनकी मिजाज का राजा था, मूडी था, यानी उसका मूड जो था वो बदलता रहता था। विक्रम सेठ आयरनिकली कॉल्स हिम जस्ट एंड प्लेसिड, लेकिन विक्रम सेठ ने अपनी इस कविता के अंदर उसे एक जस्ट, न्यायप्रिय और शांत राजा बताया है, व्यंग्यात्मक रूप में। व्यंग्य क्या है एक तरह से, एक्चुअली ही वॉज नाइदर ऑफ द टू, वास्तव में वो ऐसा नहीं है, लेकिन उस पर एक तरह से व्यंग्य किया गया है। ही वॉज फिकल माइंडेड एंड अनस्टेबल, यानी फिकल माइंडेड यानी उसको वो अस्थिर स्वभाव का है, उसका जो विचार है वो बदलते रहते हैं, लोगों के विचारों के अनुसार वो अपने आप को बदलता रहता है, वो उसमें खुद में निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। ही वॉज स्वेड बाय द मूड ऑफ द पीपल, यानी लोगों की मूड के हिसाब से वो अपने विचारों को बदलता है। हिज सेंस ऑफ जस्टिस कुड सेंड एनीवन टू द गैलोज, और उसके जो न्याय करने की क्षमता उसमें नहीं है, और उस न्याय करने की क्षमता नहीं है, और उसकी जो न्याय प्रक्रिया वो किसी भी आदमी को फांसी के फंदे पर ले जा सकती है, यानी एक सही न्याय करने की क्षमता जो है उसमें नहीं है। पीपल टुक एडवांटेज ऑफ हिज प्लेसिड नेचर, और लोग जो हैं उसके इस शांत स्वभाव का क्या है, नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। दिस प्लेसिड नेचर बिकम्स द कोज ऑफ हिज डेथ, और यही उसका शांत जो स्वभाव था वो उसकी मौत का कारण बनता है। तो इस तरीके से कुछ कैरेक्टरिस्टिक थी उस राजा की, वो इस आंसर मैंने यहाँ पर इंक्लूड की है। तो ये था हमारा चैप्टर, जिसकी एक्सप्लेनेशन, जिसकी समरी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको सभी आज के इस वीडियो में बताई हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये सभी क्वेश्चन आंसर समरी आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, और एक बार फिर से मैं पूरे विश्वास के साथ आपको कहना चाहूँगा कि अगर एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आज के इस वीडियो के बेस पर ईजिली आप उनका आंसर कर पाएंगे। So this is all about the video. I hope you like this video, and if you did, please give it a like and share with your friends and siblings who are especially in 11th class. So once again, thank you so much for watching this video till the very end. See you soon in next video. Till then, take care of yourself, keep watching, keep learning, and once again, thank you. Have a nice day.